हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट स्टडी किया था। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट के लिए सबसे पहला थ्योरी आपने स्टडी किया था आर्रेनियस थ्योरी। और आज हमें बेसिकली देखना है रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये इस थ्योरी में हमें डिस्कस करना है। तो ऐसा करते हैं कि आर्रेनियस थ्योरी वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्रेनियस थ्योरी में एक मैथमेटिकल इक्वेशन था K इक्वल टू A इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से टेम्परेचर डिपेंडेंस आप बता सकते हो रेट कांस्टेंट K के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कि रेट कांस्टेंट K का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट K का वैल्यू इंक्रीज होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आपने पता कर लिया। अब आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि आर्रेनियस ने किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज किया था उसे सीखो। मैकेनिज्म क्या था कि लेट अस से कि कोई कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लाइफ होती है। ये फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट। और यही किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब बात यह आती है कि रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसा कर सकते हैं क्या। लेट अस है कि कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या सभी 100 मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है, नो। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, केवल वो कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करने में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो लेट अस से कि देयर आर 30 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 100, 0.3 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट आएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होने वाला है कि ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे। लेट अस से कि अब 40 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी, दैट मींस कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी है। तो अब 40 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। 40 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो 40 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना मोल फ्रैक्शन या कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, 0.4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज हो गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरीके से आपने थ्योरेटिकली ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट K का वैल्यू इंक्रीज होता है या फिर रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। एक बात और नोटिस करते हैं कि यहां पर K का वैल्यू क्या है, रेट कांस्टेंट। A क्या है यहां पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल किस फ्रीक्वेंसी के साथ कोलाइड कर रहे हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रेज़ टू पावर माइनस EA/RT। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन आज पता कर लेते हैं। ई रेज़ टू पावर माइनस EA/RT ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और ये केवल ये मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन सकता है। फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होकर क्या बना सकता है, प्रोडक्ट। तो ई रेज़ टू पावर माइनस EA/RT को क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहां से भी समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, दैट फ्रैक्शन विल इंक्रीज। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा आएगा। अब बात आती है कैटलिस्ट पर।
तो कैटलिस्ट का जो रोल है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, ये सबको पता है, सबको पता है। 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने देख लिया है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं हम कि कैटलिस्ट का क्या रोल है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। अब यहां पे एक डाउट आ रहा है बच्चों में कि कैटलिस्ट तो सर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकता है तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको यह पता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। लेकिन अगर कभी भी आपको केवल कैटलिस्ट वर्ड दिया जाए तो उसको बाय डिफॉल्ट आपको एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ही ट्रीट करना है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में स्पेसिफिकली अलग से बोला जाएगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ये एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनहिबिटर, जो रिएक्शन की रेट को इनहिबिट कर दे, कम कर दे। तो अगर कभी भी कैटलिस्ट वर्ड आता है तो बाय डिफॉल्ट उसको किस सेंस में लेना है? पॉजिटिव सेंस में लेना है। दैट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। और कैटलिस्ट जब रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है तो क्या यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या? ऑफ कोर्स रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कैटलिस्ट बेसिकली कंज्यूम होता है या प्रोड्यूस होता है, या कैटलिस्ट की केमिकल कंपोजिशन में क्या चेंज आता है? तो उसका आंसर क्या है? आपको पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को केवल इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली नेट केमिकल कंपोजिशन में कैटलिस्ट का जो चेंज है वो जीरो होता है। मतलब कि कैटलिस्ट ना तो प्रोड्यूस होता है, ना ही कैटलिस्ट कंज्यूम होता है, और ना ही इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आता है। इसका मतलब जिस तरीके से रिएक्शन के शुरुआत में आपने कैटलिस्ट को इंसर्ट किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? It is a substance that increases rate of reaction. It is a substance that increases rate of reaction without undergoing any chemical change. कैटलिस्ट जो सब्सटेंस है इसमें कोई भी नेट केमिकल चेंज नहीं आता है। अब कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है इसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन पहले आप ये देखो कि क्या कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कैटलिस्ट इंसर्ट करने से फायदा क्या हो रहा है? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में कैटलिस्ट का पार्टिसिपेशन होता है या नहीं होता है? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि लेट अस से कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कैटलिस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो केमिकल कंपोजिशन कैटलिस्ट का चेंज हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता है तो फिर उसको कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे। तो इसको आप ऐसे देखना कि लेट अस से कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अज्यूम करो। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से आप समझना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्टेप में यह कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कैटलिस्ट कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की किसी और एलिमेंट्री स्टेप में कैटलिस्ट को वापस से रीजनरेट होना पड़ेगा। एक जगह अगर ये पार्टिसिपेट होकर कंज्यूम हो रहा है तो किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेप में कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो जाएगा, और जितना कंज्यूम हुआ था उतना ही रीजनरेट हो जाएगा सेम केमिकल कंपोजिशन में। तो अल्टीमेटली नेट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट विल बी जीरो। इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? कैटलिस्ट में पार्टिसिपेट in chemical reaction. Catalyst may participate in chemical reaction in one of the elementary step of complex reaction, but it must regenerate in another elementary step. So
नेट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, नेट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कैटलिस्ट इज 0। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की किसी एक एलिमेंट्री स्टेप में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, कैटलिस्ट को भी तो अपना रोल दिखाना है, किसी ना किसी तरीके से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना है। अगर कैटलिस्ट किसी एक एलिमेंट्री स्टेप में पार्टिसिपेट करता है तो ये कैटलिस्ट किसी और दूसरी एलिमेंट्री स्टेप में वापस से रीजनरेट हो जाएगा ताकि नेट केमिकल चेंज यहां पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब अगली बात आती है कि कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। तो यहां पे पॉइंट क्या होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन को होना है तो इसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। दैट सफिशिएंट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का ये बैरियर पार करना पड़ेगा, तभी जाके मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी का बैरियर बहुत बड़ा होगा और जो मॉलिक्यूल इस एनर्जी के बैरियर को पार कर सकता है केवल वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना सकता है। जितना बड़ा एनर्जी बैरियर होगा, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन विल बी लेस। और ये हम चाहें तो आरेनियस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, K इक्वल टू A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पर्टिकुलर फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस। ये फैक्टर लेस हो जाएगा, दैट मींस रेट कांस्टेंट K का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, दैट मींस की एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा और इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू कम आएगा, रिएक्शन रेट का वैल्यू कम आएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है ना, इसको छोटा कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर अगर छोटा हो गया तो अब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी। इक्वेशन से कैसे देखेंगे, A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को छोटा कर देगा, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम। इससे रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इससे क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट K का वैल्यू अगर ज्यादा हो गया, दैट मींस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया। वापस से देखिए, रिएक्शन को कंप्लीट होने में या रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है अगर उसको फॉलो करना है तो मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी बैरियर, दैट मींस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है और ये सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या लिख सकते हैं, एज एनर्जी बैरियर दैट मीन्स की एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड, मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या बना देगा, प्रोडक्ट, और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली कैटलिस्ट का केवल एक ही काम है, एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करना। एनर्जी बैरियर दैट मींस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ये अपने पास कैटलिस्ट की थ्योरी हो गई और इससे ये समझ में आ गया। आप चाहे तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं और चाहे तो लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका एनर्जी डायग्राम बनाओ तो कैसा होगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दैट मींस की रिएक्शन प्रोग्रेस।
ये रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी उसको किससे इंडिकेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो इसी तरीके से होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कितना हो गया ये, और यहां पे कौन होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट ही बनाएगा। यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी बेसिकली क्या है, कम। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, कम है, डेल्टा आर एच। दैट मीन्स की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कितना होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान देना यहां पे, यहां से ये भी पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एनर्जी डायग्राम जो बनाया है ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या एंडोथर्मिक के लिए। तो ये अपने पास एक एनर्जी डायग्राम है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का। अब बताइए कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं। ये एनर्जी बैरियर किसके इक्विवेलेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट है। और जैसे ही कैटलिस्ट आएगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाएगा एंड दैट अल्टरनेट पाथ विल हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया, बेसिकली ईए डैश, और ईए डैश का जो वैल्यू है वो ईए से कम है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस कि रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज हो गया, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, केवल एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे डिक्रीज हुआ है कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से। अगली बात क्या आती है कि आप इस एनर्जी डायग्राम को अच्छे से देखना। अभी भी मैंने ये एनर्जी डायग्राम में जैसे ही कैटलिस्ट का प्रेजेंस रखा, एकदम रिएक्टेंट जिस पॉइंट पे था, जिस एनर्जी लेवल पे था, वहीं से ये कर्व मैंने शुरू किया है। अल्टरनेट पाथ को लिए, अल्टरनेट पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कम है। पाथ को आगे बढ़ता गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अभी भी कहां पे जाके मैं मैच कर रहा हूं, जहां पर पहले ये था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बात आपको ऑलरेडी पता भी है कि कैटलिस्ट केवल क्या करता है, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन का रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कम टाइम लगेगा। दैट मींस टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट इज लेस। केवल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन ये जो थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर होते हैं ना, जैसे मान लो कि एंथैल्पी चेंज की बात करें या फिर एंट्रोपी चेंज की बात करें या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करें या इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी या डेल्टा यू, इन पैरामीटर्स को ये चेंज नहीं कर सकता। रिएक्शन अभी भी रिएक्टेंट से ही स्टार्ट होगी और प्रोडक्ट पे ही खत्म होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल अभी भी वही है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बेसिकली कितना है, इतना ही है ना, अभी भी एंथैल्पी चेंज वही है। दैट मींस कि एंथैल्पी चेंज को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं कर सकता। और किसको नहीं कर सकता, एंट्रोपी चेंज नहीं कर सकता, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, इंटरनल एनर्जी चेंज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट केवल क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो ये पॉइंट भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने एक पॉइंट पढ़ा था कैटलिस्ट के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम कहां सेटल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। और जब केमिकल इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है तो उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। डायनामिक होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाता है। लेकिन अभी भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं, दोनों का रेट सेम है। इसीलिए नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो। दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। कब, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन रुक गया, तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता ही रहता है। इसीलिए हमें क्या बोलना होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डायनामिक होती है। तो यहां पे हमने कैटलिस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि आपको पता ही है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा तो बेसिकली किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो
इक्विलिब्रियम सेटल होने का टाइम होता है उस टाइम को रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया, इसका क्या ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकता। लेट अस से कि विदाउट कैटलिस्ट 40% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इक्विलिब्रियम सेटल हो जाता है, तो 40% से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटल हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी भी जब ये इक्विलिब्रियम सेटल होगा तो रिएक्शन 40% ही कंप्लीट होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपने देख लिया, या थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर जैसे कि डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी और डेल्टा एस के बारे में आपने देख लिया। कैटलिस्ट इन सारे पैरामीटर्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को भी लिखना होगा। क्या है पॉइंट? कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा यू और डेल्टा जी। दैट मीन्स की गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इन सारे पैरामीटर्स को कैटलिस्ट का प्रेजेंस अफेक्ट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो या ना हो, ये पैरामीटर किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी फिक्स होता है। केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी और कैटलिस्ट इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल से भी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा और समझते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि ए से बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना देता हूं। तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस। अब देखना इसमें, लेट अस से कि यहां पे रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट बी है। रिएक्टेंट ए की एंथैल्पी बेसिकली ज्यादा है, प्रोडक्ट बी की एंथैल्पी बेसिकली कम है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप क्या बोलोगे? डेल्टा आर एच। दैट मीन्स की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। बताइए एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? यहां से नेगेटिव आ रहा है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। और ये बताइए कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को आप लिखते कैसे हो? तो कैसे लिखते हैं? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और एनर्जी वर्ड बेसिकली यूज नहीं करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? एंथैल्पी। किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का एंथैल्पी आप कभी भी नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नेवर बी फाउंड, ओनली एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। तो बताइए यहां पर रिएक्टेंट ए की जो एंथैल्पी उसको क्या बोल सकते हैं? एच ए। प्रोडक्ट बी का जो एंथैल्पी उसको क्या बोल सकते हैं? एच बी। तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है, इसका डिफरेंस, इसी को क्या बोलता है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और ये बेसिकली कितना आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो ये जो चेंज है, ये इतना सा चेंज, इसको हम किसी और टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? देखते हैं इस बात को ना। रिएक्शन यहां पर इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड कर रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होता है। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अचीव करने वाली पोजीशन आती जाती है, वैसे वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज होता जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन रेट इक्वलाइज हो जाता है। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पर अचीव हो जाता है। तो यहां से ये बताना कि ये अपने पास क्या हो गया? एक तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है, व्हाट इज दैट एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए मैंने क्या बोल दिया? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। अगर बैकवर्ड आप देखें कि बी से जब ए बन रहा है तो बी अब कैसे बिहेव कर रहा है? रिएक्टेंट के जैसे। और बी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, इनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी एनर्जी लगेगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो बी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे आप इंडिकेट कीजिए। तो ये बी का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की टर्म में भी क्या ये डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
पहले तो आप ये देख लीजिए, डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा और थोड़ी ट्रिक यहां पे देखिए कि डिफरेंस अभी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की टर्म में ये डिफरेंस नेगेटिव लेके आना है। तो या तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड को बैकवर्ड में से माइनस करना पड़ेगा या बैकवर्ड को फॉरवर्ड में से माइनस करना पड़ेगा। डिफरेंस तो यही आएगा बेटा, ये। और ये डिफरेंस बेसिकली और क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मींस कि दोनों एंथैल्पी का डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और कहां से आ सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के डिफरेंस से आ सकता है। लेकिन करेक्टली आप कैसे लिखोगे, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लिखोगे या बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड लिखोगे? इसके लिए मैं यहीं से हेल्प लेता हूं। ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आ सकता है, लेसर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड लेसर नंबर है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ग्रेटर नंबर है। तो यहां से डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ये कंसेप्ट भी एक नया डेवलप हो गया कि अगर आपको कभी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं दिया जाए लेकिन रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का वैल्यू आपको मिले, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के जैसे रिपोर्ट कर देना है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगेन अब क्या करना है कि इसमें कैटलिस्ट इंसर्ट करना है। तो कैटलिस्ट इंसर्ट करने से क्या होगा, अल्टरनेट पाथ मिलेगा और उस अल्टरनेट पाथ का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो अल्टरनेट पाथ क्या हो गया, बेसिकली ये पाथ है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आप। और अब इस पाथ के लिए ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ई डैश और एफ से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का वैल्यू चेंज हो गया। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखो कि ये चेंज हो गया तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, दैट मींस कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट में हमने लिखा था कि कैटलिस्ट केवल क्या कर सकता है, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन डेल्टा एच, डेल्टा यू या डेल्टा जी की वैल्यू को ये चेंज नहीं कर सकता। और यहां पर इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो ई ए फॉरवर्ड अगर आपने चेंज कर दिया, दैट मीन्स कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि गलत है। तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसको सही से देखो कि अगर आपने अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अब कम है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड चेंज हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड भी तो चेंज हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बेसिकली क्या होगा, ये, और इसको भी कैसे इंडिकेट कर देंगे, ई ए डैश बैकवर्ड। और दोनों का डिफरेंस आप देख लो, दोनों का डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यही आएगा। और ये डिफरेंस बेसिकली क्या है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस विच वाज बिफोर। एक बार आपने ये डिफरेंस कब देखा, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं था, और एक बार ये डिफरेंस आपने कब नोटिस किया, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है। दोनों केसेस में ये डिफरेंस, दैट मींस कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन सेम ही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी से भी आपने ये समझ लिया कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और ये वापस से समझ लिया कि आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस रखो या कैटलिस्ट की प्रेजेंस मत रखो, लेकिन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा। कैटलिस्ट केवल क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। किस तरीके से, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, और उस अल्टरनेट पाथ का जो एनर्जी बैरियर है, दैट मींस की एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कम है, और इसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे कि ये भी चेंज हो जाता है, इसीलिए ये कैसा होगा, बेसिकली सेम। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड, डैश से मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस करने से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का इक्वल अमाउंट से चेंज हो जाता है, इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मींस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो कैटलिस्ट के बारे में अभी तक ये सारे पॉइंट पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। अब कॉलिजन थ्योरी में भी आपको यही डिस्कस करना है
कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट मींस कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। कॉलिजन थ्योरी में भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइडेड है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ZAB इंटू e⁻⁻ यहां पर ZAB टर्म को क्या बोला गया है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक कंटेनर कंसिडर कीजिए, इस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि A2 और B2 प्रेजेंट है, और A2 और B2 आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कंटेनर का वॉल्यूम कितना मान सकते हैं, V मीटर क्यूब मान सकते हैं। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स in unit time and unit volume, total number of collisions of reactant molecule per unit time and per unit volume of the reacting mixture। एक यूनिट वॉल्यूम में और एक सेकंड में जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं उन कॉलिजन्स को क्या बोलेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन आप देखिए तो एकदम आर्हेनियस इक्वेशन के जैसा ही नजर आ रहा है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू e⁻⁻ e⁻⁻ का फैक्टर तो कॉमन है। तो यहां पे जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का टर्म है बेसिकली ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब कॉलिजन थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो क्या आता है, आर्हेनियस थ्योरी में क्या पॉइंट था कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फर्दर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। लेकिन केवल वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, और सफिशिएंट एनर्जी मतलब इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर भी सेम है कि कॉलिजन थ्योरी में भी आपको ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का फैक्टर है ये तो कंसिडर करना ही है, लेकिन कॉलिजन थ्योरी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का क्राइटेरिया है इट इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा और भी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने एक सेकंड क्राइटेरिया कंसीडर किया है, दैट क्राइटेरिया इज ओरिएंटेशनल बैरियर। किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो बैरियर पार करने पड़ेंगे। पहला बैरियर तो क्या है, एनर्जी बैरियर। दैट मीन्स कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा का एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए। और दूसरा बैरियर क्या है, ओरिएंटेशनल बैरियर। इसका मतलब है कि जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने चाहिए, तो जाके सक्सेसफुल कॉलिजन होगा। अगर किधर से भी आके कोलाइड कर जाएंगे ना तो सक्सेसफुल कॉलिजन नहीं होगा, चाहे उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी हो इट इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया और है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि तरीके से टकराने चाहिए, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में इनका कॉलिजन होना चाहिए, ताकि सक्सेसफुल कॉलिजन हम उसे काउंट कर पाए, और सक्सेसफुल कॉलिजन के बाद ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या पहला पॉइंट आ गया इसका, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया for successful collision। क्या बोला, colliding molecules must approach each other in प्रॉपर ओरिएंटेशन इनका होना चाहिए, तब जाके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की वजह से सक्सेसफुल कॉलिजन होगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट अप्रोच ईच अदर इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी उनके पास होना ही चाहिए, दैट मीन्स की एक्टिवेशन एनर्जी तो होना ही चाहिए, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तब जाके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फर्दर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर एक और क्राइटेरिया आ गया, और क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, ओरिएंटेशन का है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये जो रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। रिएक्शन क्या है, बहुत इजी रिएक्शन है, आप देखना। CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप बेसिक मीडियम में
किसी भी पर्टिकुलर बेस से करवा दे, NOH KOH किसी भी, तो यहां पर OH माइनस क्या हो गया, एक तरीके से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। OH माइनस यहां से क्या करेगा, CH3 के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और Br माइनस को यहां से रिप्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3OH प्लस Br माइनस। मिथाइल ब्रोमाइड से प्रोडक्ट क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब आप इसको तरीके से थोड़ा देखो, इसका 3D डायग्राम बना देते हैं। कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और प्लस OH माइनस इससे कोलाइड करके CH3OH मिथाइल अल्कोहल बनाना चाहता है। तो Br माइनस का जो OH माइनस का जो मॉलिक्यूल है CH3 Br माइनस के मॉलिक्यूल के साथ सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना चाहिए। अब देखना, लेट अस से कि ये फ्रंट साइड से अगर कोलाइड करने वाला है, तो यहाँ पे Br के ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर इसके पास पहले ही है और इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, Br के ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे रिपल्शन होगा, इसका मतलब फ्रंट साइड से अगर ये अटैक करेगा ना, तो फ्रंट साइड से अटैक तो नहीं कर पाएगा ये, तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं और से अटैक करेगा तो जाके सक्सेसफुल कोलिजन होगा, और सक्सेसफुल कोलिजन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो यहां क्या करना पड़ेगा, ये आप कर नहीं सकते, ये जो ओरिएंटेशन है ये सही नहीं है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड अटैक करना पड़ेगा। अब बैक साइड अगर अटैक ये करेगा तो पहली बात तो इसको प्रॉपर यहां पे स्पेस मिल रहा है, प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो साइज है ब्रोमीन एटम से तो कई गुना छोटा होता है, तो यहां पर ये स्पेस ऑलमोस्ट एम्प्टी टाइप का है। और दूसरी बात, बैक साइड अटैक अगर ये कर रहा है तो इसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पे फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो बैक साइड अटैक को एक तरीके से क्या बोला जा सकता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, सफिशिएंट एनर्जी के साथ, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहां पे अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके Br माइनस एटम जो है, Br माइनस आयन है, ये यहां से अलग हो जाएगा। तो कॉलिजन थ्योरी में बेसिकली क्या आ गया कि 2 क्राइटेरिया है सक्सेसफुल कॉलिजन के लिए। क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब अगली बात क्या आती है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है। आपको यह तो पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है। कितने मॉलिक्यूल्स के पास है बेटा, वो e⁻⁻⁸ ये फैक्टर आपको क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ molecules having kinetic energy, kinetic energy की बात है, having kinetic energy equivalent to activation energy or greater than activation energy। सफिशिएंट एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कौन सा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, e⁻⁻⁸ और इन मॉलिक्यूल्स के पास अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उस कॉलिजन को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन, और इफेक्टिव कॉलिजन से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर इनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, केवल एनर्जी बैरियर पार करने की इनकी औकात है, तो कोई इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेसिकली इफेक्टिव कॉलिजन्स कितने होंगे, किन के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये इंडिकेट करने के लिए तो कोई फैक्टर ही नहीं है हमारे पास। तो यहां पर एक और फैक्टर P इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और P बेसिकली यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये फैक्टर बेसिकली आपको क्या बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेट अस से कि 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से 40 मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी, दैट मींस कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा का काइनेटिक एनर्जी है, तो ये 40 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन 40 के 40 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेट अस से कि यहाँ पे 90% मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो 40 का 90% कितना हो गया, 36 मॉलिक्यूल। 36 मॉलिक्यूल्स will participate in reaction, 36 molecule will have effective collisions and rest 4 molecules will not have effective collisions। तो यहां पे आपको एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेसिकली आपको क्या बता पाएगा कि कौन से मॉलिक्यूल है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं।
तो एक पॉइंट और आ जाएगा। पॉइंट बेसिकली क्या होगा, अनदर फैक्टर P, P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, must be introduced to account for effective collisions. दैट मीन्स कि प्रॉपर ओरिएंटेशन को अकाउंटिंग में लाना है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन को अकाउंटिंग में लाना है तो एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, और दैट फैक्टर इज कॉल्ड P, एंड P इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अब ये कॉलिजन थ्योरी का जो कंप्लीट इक्वेशन है ये कैसा आ जाएगा, यहां ऊपर लिख देते हैं, रिएक्शन रेट इज इक्वल टू ZAB। ZAB तो क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जितने मॉलिक्यूल यहां पे कोलाइड कर रहे हैं, e⁻⁻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 ⁻
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर P से। प्रोबेबिलिटी फैक्टर की P क्या बताएगा कि जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, ये कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन कितना दे सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन केवल तभी आएगा जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, वरना कोई इफेक्टिव कोलिजन यहां पे नहीं आने वाला। ये सारे पॉइंट्स अपने पास कोलिजन थ्योरी के हैं। कोलिजन थ्योरी भी ऑलमोस्ट आरएनएस थ्योरी के जैसा ही है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि sufficient energy is not only criteria, there is one more criteria and that criteria is what? Orientational barrier। सक्सेसफुल कोलिजन के लिए ओरिएंटेशनल बैरियर भी पार करना पड़ेगा, मतलब कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना होगा। तो इन दोनों थ्योरी से हमने ये समझ लिया और रोल ऑफ कैटलिस्ट से भी समझ लिया कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर और रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे डेवलप करना होगा, और अगर रेट एक्सप्रेशन एक बार डेवलप हो गया तो रेट एक्सप्रेशन को देख के ऑर्डर बताना तो बहुत इजी है। ऑर्डर किस तरीके से आता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है उस पावर का सम करने से टोटल रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है ये लिखना ही बहुत हार्ड है। वैसे भी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोला जाता है, कुछ याद आ रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ा था हमने। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एक ही स्टेप में अगर कंप्लीट होगा इसका मतलब यहाँ पर किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मान लो कि रिएक्शन अज्यूम करो A+B और इससे क्या बन रहा है C+D, और ये रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है या जो ऑर्डर है वो केवल रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। वैसे आपको पता है कि रेट एक्सप्रेशन हो चाहे ऑर्डर हो, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। बिना एक्सपेरिमेंट किए आपको पता नहीं चलेगा कि रेट एक्सप्रेशन कैसा आएगा या ऑर्डर कितना आएगा। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रिएक्शन की शक्ल को देख के आप इसका रेट एक्सप्रेशन बना सकते हो, और रेट एक्सप्रेशन बनाने के लिए ऑर्डर यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऑर्डर कितना होगा ये भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना होता है? रिएक्टिंग स्पीशीज की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही इसका ऑर्डर होता है। और आपको रेट एक्सप्रेशन डेवलप करना है तो बताइए रेट एक्सप्रेशन किसका होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का कितना होता है? रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पे कौन है? ए और बी, और ए और बी से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट सी और डी। रिएक्टिंग स्पीशीज केवल कौन है? ए और बी। ए और बी से सीधा बनेगा प्रोडक्ट सी और डी। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्शन कैसा? एलिमेंट्री है। अब आगे बताइए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। ए और बी के रेस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसा? सिंगल ऑर्डर है। और टोटल रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपको बताना है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बेसिकली क्या हो गया? 2 हो गया। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर दे रखा है तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रिएक्शन रेट का जो एक्सप्रेशन है वो लिखना बहुत इजी है और ऑर्डर बताना भी बहुत इजी है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखा है तो कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या कहानी है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स में अकर होती है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स लगती हैं
और सारी स्टेप्स कैसी होनी चाहिए, बेसिकली एलिमेंट्री ही होनी चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जैसे मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, रिएक्शन बहुत इजी ले लेते हैं, a + 2b = 3c + 4d, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स यहां पर इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये हम गैस नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में मैं यहां पे आपको एक हेल्प करने के लिए दे रहा हूं कि इसको मैंने 2 एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया। 2 एलिमेंट्री स्टेप्स। स्टेप क्या है, a + b, इससे बन रहा है 3c + 2e, और सिमिलरली यहां पे और क्या हो जाएगा, b + 2e, और इससे बन रहा है 4d। ये दोनों एलिमेंट्री स्टेप दे रखी है और दोनों एलिमेंट्री स्टेप्स में ये पर्टिकुलर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब बताइए यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, तो आप बोलोगे सर रिएक्टिंग स्पीशीज तो a और b है, लेकिन ध्यान रखना जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब कि रिएक्टेंट a और b तो है ही सही, और साथ ही साथ इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आएगा, उसमें जरूरी नहीं है कि a और b ही आए, a और b के अलावा c और d भी आ सकते हैं। c और d भी यहां पर एज ए रिएक्टिंग स्पीशीज आ सकती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और किस पर्टिकुलर रिएक्शन में c और d भी पार्टिसिपेट करने लग गए अगर रिएक्शन में, तो वो भी रिएक्टिंग स्पीशीज में काउंट हो सकते हैं। काउंट होंगे या नहीं होंगे ये हमें नहीं पता, ये तो हम केवल कब बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसे देख के ही बता सकते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे डेवलप किया जाता है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपको ये भी बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में अकर हो रही है तो सारी स्टेप्स को कंसिडर कीजिए, सारी स्टेप्स पैरेलली ही हो रही है। अब इनमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा स्लो होगा, और जो सबसे ज्यादा स्लो होगा उसी की वजह से रिएक्शन को कंप्लीट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वहीं से आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल पाओगे, वो क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के कंपैरिजन में बाकी सारी स्टेप्स तो कैसी होंगी, फास्ट होंगी, और फास्ट स्टेप तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, स्लोएस्ट स्टेप को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहीं से आप केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हो, और इस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेट अस से कि इन दोनों में से एक स्टेप को मैं बोल देता हूं स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप मैंने बोल दिया सेकंड वाली रिएक्शन को स्लोएस्ट स्टेप, क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है और इसकी रेट कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, अब इसको देख के रेट एक्सप्रेशन डेवलप किया जा सकता है, और वो रेट एक्सप्रेशन एक तरीके से अज्यूम कर लेंगे कि ये रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकाल के देगा, और वो रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। और इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्यों लिखा जा सकता है बताइए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो ब्रेक डाउन करने के बाद सारी रिएक्शंस को कैसा बनाना पड़ता है, एलिमेंट्री बनाना पड़ता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो रेट एक्सप्रेशन लिखा ही जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या लिखा जाएगा, रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट कांस्टेंट किया गया यहाँ पे b⁻1 e⁻2, और लेट अस से कि इसका रेट कांस्टेंट मान लेता हूं मैं k1, इसका रेट कांस्टेंट मान लेता हूं k2, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, k2। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किसका है, स्लोएस्ट स्टेप का। और स्लोएस्ट स्टेप का ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, यहां से जो आप ऑर्डर ला रहे हो, ऑर्डर कितना है, बेसिकली 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ RDS step is equal to order of complex reaction और not equal to क्या है, इस RDS step का जो ऑर्डर है वो पूरी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही आपको बताया था। डिपेंड करता है किस पे, बताइए किस पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ RDS स्टेप और ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे। तो आपको यही तो बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको ये दे रखा है,
और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो पहली बात तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यहां पर ए और बी के रेस्पेक्ट में या सी और डी के रेस्पेक्ट में कोई भी जो रिएक्टिंग स्पीशीज है इसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है ये नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ना कि जब भी आप यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें क्या आएगा, एक रेट कांस्टेंट क्या आएगा, और केवल क्या आना चाहिए, रिएक्टिंग स्पीशीज आनी चाहिए। और रिएक्टिंग स्पीशीज की पावर कितनी होनी चाहिए, कोई भी पावर हो सकती है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ये ऑर्डर हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे ये पता है कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में क्या आता है, केवल रिएक्टिंग स्पीशीज आती है। और रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब क्या हो गया, ए बी सी और डी, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। लेकिन आपने एक जुगाड़ क्या लगाया था कि इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको रिएक्शन रेट बताना है कि कितनी तेजी से ये कंप्लीट हो रही है, तो रिएक्शन रेट बताने के लिए आपने कहां पे फोकस किया, स्लोएस्ट स्टेप पे। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप का आपने रेट एक्सप्रेशन लिखा, रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब ये 3 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर है या नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, क्या इसमें सारी की सारी रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म है, तो ये ऑर्डर इसके इक्वल आ जाएगा। और अगर यहां पर इंटरमीडिएट्स की टर्म है, तो इंटरमीडिएट की टर्म तो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आना ही नहीं चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में केवल क्या आना चाहिए, रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स आनी चाहिए। और आपने यहां इंटरमीडिएट की टर्म में लिखा है, तो यहां से जो ऑर्डर कैलकुलेट होगा बेसिकली वो आरडीएस स्टेप का ऑर्डर होगा। और क्या कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये ऑर्डर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे किसकी टर्म आ गई है, इंटरमीडिएट की टर्म आ गई है। तो ऐसा हमेशा होगा क्या आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है ये आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट रिएक्शन के ऑर्डर के इक्विवेलेंट हमेशा नहीं होगा, या हो भी सकता है, बिल्कुल हो भी सकता है। लेट अस से कि इस स्लोएस्ट स्टेप की जगह अब मैं यहां पे क्या लिख दूं, फास्ट स्टेप, और पहली वाली स्टेप को क्या बना दूं, स्लोएस्ट स्टेप, मतलब कि आरडीएस बना दूं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा, आरडीएस। अब यहां से मैं अगर रेट लिखूंगा तो रिएक्शन रेट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो ये कितना हो गया, 1 और 1। अब आप इस आरडीएस स्टेप के एक्सप्रेशन को देखो, आरडीएस स्टेप एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ए और बी के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, सिंगल एंड सिंगल ऑर्डर है, तो कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। ये जो कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर है, क्या इसे मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स आनी चाहिए थी, और यहां पर केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स ही हैं, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट की टर्म नहीं है। तो आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल नहीं भी हो सकता और इक्वल हो भी सकता है। डिपेंड करेगा कि आपको आरडीएस स्टेप क्या दे रखा है। अगर आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट है तो आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा, और इंटरमीडिएट नहीं है, आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट नहीं है, तो यहां से जो ऑर्डर निकल के आएगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा। ये बात अपने पास क्लियर हो गया। अब इसी के ऊपर हम एग्जांपल यहां पे कंसीडर करते हैं। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेने से पहले आप ये भी समझिए, ये सब हटा देता हूं मैं, कि अगर मान लो कि आरडीएस स्टेप में कोई इंटरमीडिएट है, आरडीएस स्टेप में कोई इंटरमीडिएट है, तो इस आरडीएस स्टेप का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ये जो रेट एक्सप्रेशन है, इस रेट एक्सप्रेशन से, आरडीएस स्टेप के रेट एक्सप्रेशन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे आएगा, और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आरडीएस स्टेप से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे आएगा। अगर आरडीएस स्टेप में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तो आरडीएस स्टेप का जो रेट एक्सप्रेशन होगा वही किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट है
तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ई को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ ए बी सी या डी में लाना पड़ेगा। और ए बी सी या डी में लाने के लिए रिएक्शन में आपको कोई हेल्प या हिंट दिया जाएगा, और जैसे ही आपने ई को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ ए बी सी या डी में कोई फंक्शन लेके आ गए, उसके बाद इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज आ जाएंगी, केवल रिएक्टिंग स्पीशीज आ जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर आरडीएस स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को रिप्लेस करके ए बी सी या डी में कोई फंक्शन यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये रिलेशन बेसिकली कहां से आएगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर आपको बताना है या रेट एक्सप्रेशन बताना है, उसके लिए सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा, इफ आरडीएस स्टेप डज नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट टर्म, ये सबसे सिंपल केस हो गया। इफ आरडीएस स्टेप डज नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट टर्म, तो जो आरडीएस स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन होगा। जो आरडीएस स्टेप से ऑर्डर आएगा वही कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट का टर्म तो है नहीं। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, NO2 प्लस F2, इससे क्या बन रहा है, NO2F, मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है NO2 के, और NO2F के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। और ये बेसिकली कैसा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को 2 एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके आपको दे रखा है, आप खुद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। NO2F, इससे क्या बन गया, NO2F प्लस F रेडिकल, और अगेन NO2 प्लस F रेडिकल ने मिलके क्या बना लिया, NO2F। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और K2, और आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो वो कहां से लिखने में आता है, स्लोएस्ट स्टेप से लिखने में आता है। और यहां पे मैंने आपको डिसाइड करके दे दिया कि ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है, 2 लाइन लिखोगे उसी में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो स्लो स्टेप आपको इंडिकेट करके दे रखा है, उस स्लो स्टेप में आप ध्यान से देखिए, कोई भी इंटरमीडिएट की टर्म रिएक्टिंग स्पीशीज की साइड में है क्या, कोई भी इंटरमीडिएट की टर्म रिएक्टिंग स्पीशीज की साइड में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और हमेशा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एलिमेंट्री स्टेप्स भी आता है, और एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आरडीएस स्टेप कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज NO2 एंड F2 रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पर इस आरडीएस स्टेप का ऑर्डर ऑफ आरडीएस स्टेप कितना हो गया, 2 हो गया। और आरडीएस स्टेप जो है बेसिकली उसमें कोई इंटरमीडिएट की टर्म है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो आरडीएस स्टेप एक तरीके से आपको क्या रिप्रेजेंट कर देगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है वही रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन सेम ही होगा, कितना होगा, K1 इंटू NO2 रेज टू पावर 1 F2 रेज टू पावर 1। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली वाली जो स्टेप थी उसी को आपने आरडीएस स्टेप बोल दिया, और उस पर्टिकुलर स्टेप में कोई भी इंटरमीडिएट का टर्म नहीं था, कोई भी इंटरमीडिएट का टर्म नहीं था। तो यहां से जो रेट एक्सप्रेशन आएगा किसके टर्म में आएगा, रिएक्टिंग स्पीशीज NO2 और F2 के टर्म में आएगा। और पूरी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी अगर आप नोटिस करो तो यहां पर भी रिएक्टिंग स्पीशीज बेसिकली क्या है, NO2 F2, या ये भी हो सकता है, लेकिन इसका टर्म नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल किस बात से होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट का टर्म नहीं आना चाहिए। तो F रेडिकल का टर्म यहां पे नहीं आया, रिएक्टिंग स्पीशीज के टर्म में ही ये यहां पे रेट एक्सप्रेशन डेवलप हुआ है। तो आरडीएस स्टेप का जो एक्सप्रेशन होगा वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन होगा, और बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट यहां पे कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए जो आपको अलग से पॉइंट बनाना पड़ेगा, वो पॉइंट क्या होगा
कि आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट का टर्म है तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इफ आरडीएस स्टेप हैज टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट तो क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस इंटरमीडिएट टर्म्स फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन जो भी आप बना रहे हो उसमें से इंटरमीडिएट का टर्म आपको रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे आपको इंटरमीडिएट का टर्म रिप्लेस करना है। इंटरमीडिएट का टर्म रिप्लेस होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसमें केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स रह जाएंगी। रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स होंगी तो फिर उसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को आप कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बोल दोगे और वहीं से उसका ऑर्डर भी आ जाएगा। जैसे इसके लिए क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, O3 के मॉलिक्यूल्स, ओजोन्स के मॉलिक्यूल से क्या बनता है, O2 बनता है। और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके आपको दो एलिमेंट्री स्टेप में दे रखा है। पहली एलिमेंट्री स्टेप क्या है कि O3 से ब्रेक डाउन होके, ये इरिवर्सिबल का साइन है पहला, O3 से ब्रेक डाउन होके क्या बन रहा है, O2 प्लस O रेडिकल। और पहली वाली रिएक्शन क्या है, फास्ट इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है Kf, बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है रेट कांस्टेंट Kb। अगेन एक और एलिमेंट्री स्टेप है, O3 प्लस O रेडिकल, इससे क्या बन रहा है 2O2। और ये बेसिकली स्टेप आपको कैसे दे रखी है, स्लो। तो स्लो स्टेप से ही आपको क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बताना है। और इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक्सप्रेशन में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए बेसिकली क्या करना है, इंटरमीडिएट की टर्म को रिप्लेस करके रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स लानी है। अगर ऐसा है तो बताइए स्लो जो स्टेप है आरडीएस स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। इसका रेट कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं K। रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या क्या दे रखा है, O3 एंड O रेडिकल, दोनों के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। अब ये आरडीएस स्टेप का रेट एक्सप्रेशन हो गया और यहां से आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है वो बेसिकली कितना आ गया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो बताइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो भी 2 ही होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे किसका टर्म आ रहा है, इंटरमीडिएट का। इस इंटरमीडिएट की टर्म को रिप्लेस करके केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स होनी चाहिए, दैट मींस O3 या O2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको हिंट दिया हुआ है। पहली रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, फास्ट इक्विलिब्रियम। और फास्ट इक्विलिब्रियम के लिए क्या देखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और फास्ट इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब आती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रेट कांस्टेंट है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रेट कांस्टेंट है, इन दोनों के रेशो को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो Kf डिवाइडेड बाय Kb। तो यहां से O रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, एक तरीके से Kf डिवाइडेड बाय Kb इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2 कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू O3, O की जगह क्या आ जाएगा, Kf डिवाइडेड बाय Kb। अगेन O3 डिवाइडेड बाय O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, K इंटू Kf डिवाइडेड बाय Kb। इसको रेट कांस्टेंट बोल देता हूं मैं K डैश इंटू O3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 रेज टू पावर 1। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, O2 रेज टू पावर -1। तो ये पर्टिकुलर जो रेट एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें केवल केवल किसकी टर्म है, रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म है, इंटरमीडिएट की टर्म यहां पे नहीं है। अब बताइए यहां से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा, वैसा
2 माइनस 1 दैट इज दी टोटल ऑर्डर यहां पे कितना हो जाएगा 1, और विद रेस्पेक्ट टू O3 क्या ऑर्डर होगा 2, और विद रेस्पेक्ट टू O2 क्या ऑर्डर होगा -1। यहां से पॉइंट और साबित हो जाता है कि जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने क्या बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टिंग स्पीशीज के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है। तो O2 के रेस्पेक्ट में यहां पर ऑर्डर -1 आया ही है, O3 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 2, और कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया बेसिकली यहां पे 1 आ गया। तो इन दोनों स्टेप से आप ये बता सकते हो, या दोनों तरीकों से। पहला तरीका क्या था कि आरडीएस स्टेप में कोई इंटरमीडिएट का टर्म नहीं है, तो आरडीएस स्टेप से आप क्या निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकालो, और वही रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक्सप्रेशन के बराबर होगा। और जब इंटरमीडिएट का टर्म आ जाए तो इंटरमीडिएट के टर्म को रिप्लेस करके केवल रिएक्टिंग स्पीशीज का टर्म लेके आओ, और जैसे ही रिएक्टिंग स्पीशीज का टर्म आ गया किसी भी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में, तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किसको करस्पॉन्ड करेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, और वहां से ऑर्डर आ जाएगा। यहां से एक बात और साबित हो गया कि आरडीएस स्टेप का ऑर्डर कितना था बेटा 2, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ रहा है 1। और पहले वाले क्वेश्चन में आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है दोनों सेम ही था, क्योंकि दोनों के लिए रेट एक्सप्रेशन सेम था। ओके, तो आरडीएस स्टेप का जो ऑर्डर है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने का नेक्स्ट मेथड है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड हमें कब यूज करना है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आरडीएस स्टेप प्रोवाइडेड नहीं है। आरडीएस स्टेप अगर आपको दे रखा है तो आरडीएस मेथड को यूज करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन डेवलप किया जा सकता है। लेकिन आरडीएस स्टेप प्रोवाइडेड नहीं है तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना होगा। अब इस पर्टिकुलर मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट बनाता है। तो इस मैकेनिज्म को कंसिडर करते हुए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो अगर मान लीजिए कि शुरुआत की बात करें तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इनिशियली तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद, और इस टाइम को क्या बोल देते हैं, स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं। स्टेडी स्टेट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी रेट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का रेट और इसके डिसअपियरेंस का रेट ये इक्वल हो जाएगा। इसीलिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट हो गई। अब यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बेसिकली कितना आएगा, 0। तो इसको किस तरीके से इंडिकेट किया गया, di/dt दैट इज इक्वल टू 0, और I यहां पे बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जब आरडीएस स्टेप प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके एलिमेंट्री स्टेप्स में देखना पड़ेगा। और एलिमेंट्री स्टेप में जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट की रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस रेट को 0 के इक्वल पुट करो तो कुछ यहां से आंसर बन के आएगा, और उस आंसर का यूटिलाइजेशन रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ओजोन गैस कन्वर्ट हो रहा है O2 गैस में, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करके 2 एलिमेंट्री स्टेप में लिखा हुआ है। कौन सी एलिमेंट्री स्टेप आरडीएस है ये प्रोवाइडेड नहीं है, आरडीएस स्टेप नहीं दिया हुआ है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको यूज करना है, और इस मेथड को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन डेवलप करना होगा। यहां पर इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली कौन है, O रेडिकल। इस रिएक्शन को मैं वापस से लिख देता हूं, ओजोन गैस से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस, और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। बताइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, इस रिएक्शन को तो देख के लिखा नहीं जा सकता, फिर आप यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लाओगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लाने के लिए इंडिविजुअल रेट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल O3 का जो रेट है या O2 का जो रेट है, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल O3 का जो रेट है
ओजोन के डिसअपियरेंस का जो रेट है इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। इंडिविजुअल O3 का रेट क्या होगा, -DO3 डिवाइडेड बाई dt। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि O3 यहां पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और इस पर्टिकुलर रेट में आप 2 का डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से अलग प्रॉब्लम आ गई, ओजोन का रेट बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, तो ओजोन का रेट कहां से आएगा। ओजोन जिस भी पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से ओजोन का रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन सारे ओजोन के रेट का सम करने के बाद नेट रेट ऑफ ओजोन आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सभी स्टेप से मैं ओजोन की रेट निकालने की कोशिश करता हूं। स्टेप अपने पास क्या है, सबसे पहला क्या है कि O3 से क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम से O2 प्लस O रेडिकल, और सेकेंड रिएक्शन में क्या है, O3 प्लस O रेडिकल, और ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है K, इससे क्या बन रहा है 2O2। तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और इसको रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद इंडिविजुअल O3 का रेट आ सकता है, और ये सारी इंडिविजुअल O3 का जो रेट होगा इनका सम करने के बाद नेट रेट ऑफ O3 आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप नेट रेट ऑफ O3 कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में O3 डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, -DO3 डिवाइडेड बाई dt, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपने पास क्या है, पहले ये देख लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, KF इंटू O3। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, KB इंटू O2 इंटू O। रेट ऑफ रिएक्शन यहां से क्या आएगा, K इंटू O3 इंटू O। और इसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन से इंडिविजुअल रेट का रिलेशन आपको पता है। कैसे आएगा कि इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है और एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो O3 डिसअपियर हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, DO3 डिवाइडेड बाई dt। इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल। कितना होगा, KF O3। सिमिलरली बैकवर्ड में O3 अपीयर हो रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस को कैसे लिखा जाएगा, DO3 डिवाइडेड बाई dt। इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, KB इंटू O2 इंटू O। सिमिलरली नेक्स्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन में O3 डिसअपियर हो रहा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको लिखना पड़ेगा -DO3 डिवाइडेड बाई dt, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे 1 ही है। तो ये कितना हो गया, K इंटू O3 इंटू O। और ये जो तीनों रेट है ये बेसिकली O3 की इंडिविजुअल रेट है हर किसी रिएक्शन में, और यहां से इन सभी रेट्स का सम करने के बाद नेट रेट ऑफ O3 आपको पता चलेगा। ये चाहे तो हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप में भी किस तरीके से ये लिखा जाता है वो आपको सिखा रखा है। अभी इंडिविजुअल स्टेप में आपने O3 का रेट कैलकुलेट किया है और इन सभी रेट्स का सम करने के बाद नेट रेट ऑफ O3 आपको पता चलेगा। तो नेट रेट ऑफ O3 कितना होगा, फर्स्ट में ये डिसअपियर हो रहा है किससे, -KF इंटू O3 से, फिर ये अपीयर हो रहा है किससे, KB इंटू O2 इंटू O, फिर ये डिसअपियर हो रहा है -K इंटू O3 इंटू O। इस पर्टिकुलर रेट से ये बेसिकली या तो डिसअपियर हो रहा है कंप्लीटली या फिर अपीयर हो रहा है। ठीक है, O3 की रेट आपको पता चल गई। इसमें -1/2 का अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये देखो आप, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट O का टर्म होगा। इंटरमीडिएट O का टर्म किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में होना चाहिए। तो यहां से आपको O को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ O3 या इन टर्म्स ऑफ O2 पुट करना पड़ेगा, और इसी के लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज होगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड बेसिकली क्या बोलेगा कि जो इंटरमीडिएट है उसका रेट 0 है। इंटरमीडिएट क्या है, O, और O का रेट बेसिकली यहां पे कितना होगा, 0। बताइए O जो स्पीशीज है ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में O फॉर्मेशन है, बैकवर्ड रिएक्शन में O बेसिकली डिसअपियर हो रहा है,
और सेकंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी O डिसअपियर हो रहा है। तीनों रिएक्शन में O का पार्टिसिपेशन है। तीनों रिएक्शन से आपको O का नेट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो O के नेट रेट को एक स्टेप में लिखेंगे। अब इंडिविजुअल स्टेप में O का जो रेट है वो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे, और इंडिविजुअल स्टेप में अगर कैलकुलेट करते हैं तो सभी O की रेट का सम करने के बाद नेट रेट ऑफ O पता चलता है। फिलहाल एक ही लाइन में निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि नेट रेट ऑफ O जब आप निकालोगे तो इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करने के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में या इरिवर्सिबल रिएक्शन में 1 ही है, तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इंडिविजुअल स्पीशीज का रेट आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बताइए, फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा जाए तो इसमें O अपीयर हो रहा है। किससे अपीयर हो रहा है? KF इंटू O3 से। बैकवर्ड रिएक्शन में O डिसअपियर हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से डिसअपियर हो रहा है, तो कितना हो गया? KB इंटू O2 इंटू O। सिमिलरली इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये वापस से डिसअपियर हो रहा है, किससे? K इंटू O3 इंटू O। और ये जो बेसिकली रेट है, रेट ऑफ इंटरमीडिएट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यहां से अगर इसको 0 के इक्वल पुट किया जाएगा तो इंटरमीडिएट O की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कितनी आएगी? KF इंटू O3। ये माइनस में चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में O कॉमन आ जाएगा तो KB इंटू O2 K इंटू O3, KB इंटू O2 प्लस K इंटू O3 दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट O। और इस इंटरमीडिएट O की कॉन्सेंट्रेशन को DO3 बाई dt में पुट करेंगे तो यहां से एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा। इस एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स होंगी, और इस रिएक्टिंग स्पीशीज की टर्म्स होंगी तो यहां से जो भी एक्सप्रेशन जनरेट होगा उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। DO3 डिवाइडेड बाई dt को -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जाके रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करना है, इन सब की जरूरत नहीं है। DO3 डिवाइडेड बाई dt कितना है? -KFO3। अगेन यहां से क्या होगा? KB इंटू O2 और K इंटू O3 कॉमन आ जाएगा। KB इंटू O2 माइनस K इंटू O3 कॉमन आ जाएगा, और यहां पर O की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KF इंटू O3 डिवाइडेड बाई KB इंटू O2 प्लस K इंटू O3। एलसीएम ले लो इसका, मोस्टली टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? -KF KB O2 O3। अगेन मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा? -KF K O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KB O2 प्लस K इंटू O3। अगेन अभी टर्म्स बाकी हैं ये, KF इंटू KB इंटू O2 इंटू O3, और ये किस में आएगा? प्लस में KF KB O2 O3। अगेन ये माइनस में आ जाएगा, -K इंटू KF O3 स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। ये दोनों टर्म्स बेसिकली सेम है, तो डबल से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अब ये सब हटा देते हैं। O की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूटिलाइजेशन हो चुका है। DO3 डिवाइडेड बाई dt दैट इज इक्वल टू -2 इंटू KF इंटू O3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय KB इंटू O2 प्लस K इंटू O3। और ये रेट एक्सप्रेशन आपके पास बन गया है। इंडिविजुअल ओजोन की जो रेट है उसका एक्सप्रेशन अभी डेवलप हुआ है। इसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या बन जाएगा? माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, ये 2 से 2 चला गया, तो कितना हो गया? K इंटू KF डिवाइडेड बाई KB O2 प्लस K इंटू O3 अगेन O3 स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जहां पर ओजोन से ऑक्सीजन गैस बन रहा था, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया है स्टडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करके। यहां पर आरडीएस स्टेप प्रोवाइडेड नहीं था, तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला? इंडिविजुअल स्पीशीज की रेट की टर्म्स में। इंडिविजुअल स्पीशीज की जो रेट निकाली,
दैट मीन्स कि O3 की रेट आपने कैलकुलेट करी थी, O3 की रेट में फिर क्या आ गया, इंटरमीडिएट O का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो पहले आपने इंटरमीडिएट O का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया, इंटरमीडिएट O की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेट रेट ऑफ O3 आ गया, और नेट रेट ऑफ O3 से रेट ऑफ रिएक्शन का अपने टर्म्स, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में केवल यहां पे रेट कांस्टेंट्स हैं और रिएक्टिंग स्पीशीज O3 और O2 की टर्म्स है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व को डेवलप करना है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व को डेवलप करने के लिए इन दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म हमें आना चाहिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या खास बात होती है कि यहां पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहां नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो दोनों कर्व दे रखे हैं, इन दोनों कर्व में से एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए और एक कॉम्प्लेक्स स्टेप के लिए। फर्स्ट कर्व जो दे रखा है ये एलिमेंट्री स्टेप का है। एलिमेंट्री रिएक्शंस में पोटेंशियल एनर्जी कर्व को आप देखो, यहां पर किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है, और इस एनर्जी में बेसिकली यहां पे कुछ एनर्जी की जरूरत यहां पे होगी। सफिशिएंट एनर्जी अगर इन मॉलिक्यूल्स के पास होगी तो ये कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और उस सफिशिएंट एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां बेसिकली ये क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको और क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये मत बोलना कि सर ये इंटरमीडिएट है, इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको और क्या बोला जा सकता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट सीधा ब्रेकडाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। केवल एक ही स्टेप है, और एक ही पर्टिकुलर स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको देखना है। तो यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी तो ऑलरेडी है, और एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट और एनर्जी चाहिए, जिससे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट बना लेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास है और जितना एनर्जी और चाहिए, इस टोटल एनर्जी को मिला के एक टर्म और डिफाइन किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जितना भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है उसको क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। और ये बेसिकली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें स्टडी करना है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसका मतलब यहां पर इंटरमीडिएट्स का प्रेजेंस होगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे केवल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी ऑलरेडी है। ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करने के बाद, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 बनाएगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके सीधा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री स्टेप। और यहां पे किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। फिलहाल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट 1। और इंटरमीडिएट 1 मतलब कि इंटरमीडिएट बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। इंटरमीडिएट 1 कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके, लेट अस से कि एक्टिवेशन एनर्जी E डैश को गेन करके वापस से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बोला जा सकता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेकडाउन होने के बाद एक सेकंड इंटरमीडिएट बना रहा है, जिसको क्या बोल सकते हैं, I2 वापस से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी E डबल डैश। और ऐसा करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 बनेगा। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 अब फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो टोटल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या टोटल ट्रांजिशन स्टेट यहां पे कितना बना है, 3। और टोटल इंटरमीडिएट कितने बने हैं, 2। और ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितनी एलिमेंट्री स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, टोटल 3 एलिमेंट्री स्टेप्स यहां पे लगी हैं। और इस कर्व से आपको समझ में आ जाता है कि जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और एलिमेंट्री स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में ये जो पीक होता है, इस पीक को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। और जितने भी ये बॉटम वाले पॉइंट हैं,
या तो बॉटम वाले पॉइंट किसको करस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जितने भी ये बॉटम वाले पॉइंट हैं ये किसको करस्पॉन्ड करेंगे, इंटरमीडिएट्स को। तो यहां पर इंटरमीडिएट कितने बने, बेसिकली 2, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कितना मिला है, 3। टोटल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, टोटल 3 एलिमेंट्री स्टेप्स में ये कंप्लीट हुआ है।